सो हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवि परियार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स राजकोट। आज हम यहाँ ना डिस्कस करने वाले हैं कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई एम्स की या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई नॉर्सेट, किसी की बात नहीं करेंगे, ना सीएचओ की बात होगी। अभी क्या, मुझे काफ़ी दिन से डीएम्स आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के और कुछ अननोन के भी, तो बोल रहे हैं मुझे कि सर अगर हमको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना हो तो, क्योंकि नॉर्थ सेट दे देकर हम थक गए हैं और प्रिपरेशन काफ़ी, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा और हमको उतना ही पैसा कमाना है जितना आप लोग कमा रहे हो, तो उनके लिए ये वीडियोस है। और जो फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो फॉरेन नर्सिस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके बारे में ये वीडियोस है। तो उनके लिए है, उनकी जितनी भी क्वेरी है सारी इसमें क्लियर कर देंगे हम। ये फ़िलहाल वीडियो हम बनाएंगे डीएचए के लिए, जो दुबई हेल्थ एसोसिएशन, जो कि सऊदी अरब की कंट्रीज़ में, जो यूएई में वगैरह में जाना चाहता है, उनके लिए है। तो और आगे हम वीडियो बनाएंगे ओईटी या आइल्स या जो यूके यूएसए या कनाडा जर्मनी वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए। तो फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे डीएचए के लिए कि डीएचए में आपको क्या मतलब क्या प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, क्या क्या आपको एग्ज़ाम फाइट करनी पड़ेगी और किस टाइप से आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी और क्या अर्निंग्स है। तो चलो हम वीडियो ज़्यादा देर नहीं करते और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, हम डायरेक्ट मुद्दे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहला पैसा, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है आजकल, मतलब ये दुनिया ही ऐसी हो गई है, पैसा है तो सब कुछ है, मानना ऐसा है। तो न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा आप वहाँ बहुत कमा सकते हो, जैसे कि कंपैरेटिवली हमसे ज़्यादा, मतलब हम एम्स वालों से ज़्यादा आप वहाँ कमा सकते हो। हाँ, माना कि वहाँ पर खर्चे थोड़े से हो जाते हैं, पर कंपैरेटिवली ज़्यादा, यानी जहाँ आपकी सैलरी की बात होगी थोड़ी सी हमसे ज़्यादा होगी। हाँ, तो पहले बेनिफिट आपको कि सैलरी कितनी होगी। जीएनएम और बीएससी की सैलरी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है जीएनएम और बीएससी की सैलरी में। जीएनएम अराउंड 140 150 के आसपास कमा लेते हैं, लैक्स की बात कर रहा हूँ, वो भी पर मंथ, पर एनम की नहीं। पहले तो ये डिसाइड कर लेना, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, इसलिए सुन लेना। 1,40,000 1,30,000 ऐसा कुछ कमा लेते हो आप जीएनएम की हुई है तो। और वहीं अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो 160, मतलब आराम से इजीली कमा लेते हो 160 140 अराउंड। मतलब आप फ्रेशर हो वहाँ जाने के लिए तो 160 140 आप आराम से कमा सकते हो। और कहीं कहीं आपको कुछ अच्छी कंपनीज हायर करती है, आपको काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स एक्वायर करते हैं या कुछ करते हैं, तो आपकी मे भी सैलरी 2 लाख अबाव भी जा सकती है। क्योंकि मेरे एक नोन है वहाँ पर, मेरे मतलब मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पर एक साथ में सिस्टर थी, वो जॉब करती थी, तो उनकी सैलरी अराउंड बीएससी किया हुआ है कुछ 2,20,000 के आसपास है वहाँ पर। हाँ, उनको काफ़ी 1-2 साल हो गया है वहाँ पर काफ़ी अच्छा अर्न कर रही है। तो एक बात है कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, वहाँ पर मतलब अर्न करना चाहते हो, तो आराम से 240 220 तो आप, अगर कोई अच्छी कंपनी आपको हायर करती है तो कमा सकते हो। वरना 140 150 तो आप इजीली कमा सकते हो वहाँ पर। तो कोई नॉर्मल कंपनी भी हायर करती है तो एक्वायर करती है तो आपको इतना कमा लेते हो आप। हाँ, थोड़े से कंपेरेटिवली खर्चे थोड़े वहाँ पर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है। हाँ, और सिर्फ एक ही चीज़ का आपका होता है कि नुकसान, कि वो आपको एनपीएस जो हमको मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। टीएडीए आपको नहीं मिलेगा, तो वो अलग बात है। पर आप जा सकते हो। और सैलरी की बात हो चुकी है, तो जीएनएम को थोड़ा सा वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर जीएनएम किया हुआ है आपने और आप ट्रैवल करते हो, तो आपको वहाँ पर मतलब हायर पोस्ट होती है ना, जो कि इंचार्ज वगैरह, तो उसमें आपको प्रमोशन की डिफ़िकल्टी आ सकती है। ऐसा नहीं बोल रहा आती ही है, आ सकती है, क्योंकि वो डिग्री से ज़्यादा डिप्लोमा से ज़्यादा, सॉरी, डिग्री को प्रेफर करते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, जॉब के रिलेटेड नहीं, प्रमोशन के रिलेटेड। पहली बात नोट कर लेना, जॉब के रिलेटेड नहीं, प्रमोशन के रिलेटेड आपको तकलीफ पड़ सकती है। रही बात दूसरी, जो
बीएससी नर्सिस है, बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है वो जा सकते हैं। उनकी सैलरी 160 के आसपास, 140 के आसपास है। ये कोई मिथ नहीं है और ये फैक्ट्स है, मैंने ग्राउंड लेवल पे मतलब कंफर्म किया है मेरे दोस्तों से, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ ऐसे वैसी बात नहीं है, आप 140 160 के अराउंड कर सकते हो। और हाँ, बीएससी वाले आप प्रमोट हो सकते हो, वहाँ प्रमोशन मिल सकता है, इंचार्ज एएनएस कंपनी में, मतलब वो होता है वहाँ क्या कंपनी हायर करती है। तो वो हो गया। अब पैसे की बात हो गई, अब बात आती है एग्ज़ाम की, रजिस्ट्रेशन। आप कोई भी कंट्री में जाओ XYZ, आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अब आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आपका वहाँ पर RN आप नहीं होंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको DHA की वेबसाइट पे जाना है और एक एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना है। आपको एग्ज़ाम डेट लेनी है, जो भी DHA है, दुबई हेल्थ एसोसिएशन, वो आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे फिर ही तो आप रजिस्टर्ड होगे। तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओगे उसको गूगल की और उस पर रजिस्टर करके अपनी डेट लोगे। अब डेट ले ली, सब कुछ हो गया। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आपको सिर्फ एक पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, बाकी कुछ नहीं मांगता उसमें। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट, अगर क्या कंपलसरी है डिग्री कंप्लीट होना, तो डिग्री कंपलसरी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, डेट ले सकते हो। अब रही बात पढ़ने की, कि चलो वो सब तो ठीक है, हम नॉर्थ साइड से भाग रहे हैं, CHO से भाग रहे हैं, आप DHA की एग्ज़ाम और दे रहे हो तो DHA की एग्ज़ाम इतनी वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने नॉर्थ साइड के 10 या 20% प्रिपरेशन की है ना, बहुत है, बहुत मतलब बहुत सफिशिएंट DHA क्लियर करने के लिए। अगर आपने 20% भी थियरी अगर आपने नॉर्थ साइड के लिए क्लियर की है ना, तो आपको इजीली DHA क्लियर हो जाएगा। पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस उसके बहुत नॉर्मल लेवल के आते हैं। आपको प्रायोरिटी क्या पूछेंगे आपके बारे में, कैथेटराइजेशन से आप सैंपल कैसे कलेक्ट करते हो, फॉलिस कैसे करते हो, फॉलिस का केयर कैसे करते हो, ये सब होता है। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते जैसे कि अपने एम्स में आते हैं, एनक्लेक्स या उनके अकॉर्डिंग नहीं आता। नॉर्मल सा क्वेश्चंस आते हैं, वो आप क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, हम बैठे हैं, हम आपको बता देंगे कि DHA में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। PDF भी आपको शेयर कर देंगे। तो अब इस चलो एग्ज़ाम की, अब एग्ज़ाम की फ़ीस के बारे में बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होती है। फ़ीस अराउंड 38,000, मतलब आज से 1 साल पहले था 38,000, अभी हो गया 45,000 के आसपास हो गया होगा। तो फीस आप अराउंड 45 से 50,000 के बीच में गिन लो। नर्सिस के लिए ये क्या, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। फार्मासिस्ट के लिए अलग है, डेंटिस्ट वगैरह है तो उनके लिए अलग है। तो ये सबके कंपैरेटिवली सबके लिए अलग अलग है, जिस फेज़ में जिस प्रोफेशन से हो, सब प्रोफेशन वाइज वो अलग अलग है। जैसे नर्सिस के लिए 40 से 50,000 के अराउंड होती है, और वहीं फार्मासिस्ट के लिए थोड़ी हाई होती है, और वहीं डेंटिस्ट जाता है तो वही 70,000 के आसपास चला जाता है, 70,000 के आसपास। तो ये अलग अलग है। अब आपने एग्ज़ाम फाइट कर ली, सब कुछ हो गया, अब आपको क्या करना है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर ली। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मार्क्स, पहली बात, उसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 में से आपको 60 पासिंग मार्क्स चाहिए, 60%, मतलब 60 मार्क्स नहीं, 60%, मतलब ऑलमोस्ट आपको 120 से अबव आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप 120 नहीं करोगे तब तक नहीं। और अगर आपने मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट है GNM वालों के लिए कि वो अगर 55% भी एक्वायर कर लेते हैं तो वो पास गिने जाते हैं। तो यह बेनिफिट यहाँ पर हो गया। पोस्ट BSc वालों को सिर्फ 60 लाना पड़ता है, उनको 55 में भी GNM वालों को बेनिफिट रहता है कि वो जा सकते हैं वहाँ पर। अब इसका रिजल्ट में मतलब क्या है कि डायरेक्टली वो आता है, ग्रेड नहीं आते, डायरेक्टली पास या फेल का आता है। तो आपने वो कर लिया, आपको मिल गया, मतलब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपनी काउंसिल से मिलेगा, जो जिस भी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो, चाहे आप RNC से रजिस्टर्ड हो, आप
गुजरात से रजिस्टर्ड हो या बेंगलोर से हो, कर्नाटक से हो, एमपी से हो, जहाँ से भी रजिस्टर्ड हो वहाँ पर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिलता है आपको। वो आपको इसलिए मांगते हैं कि वो आपका बारे में बताता है कि नहीं आपने कोई माल प्रैक्टिस नहीं की या आपने कुछ भी ऐसे फ्रॉड काम नहीं किया, आप अपने प्रोफेशन को अच्छे से हैंडल करके आपने अपना काम किया है, तो वो उसके लिए गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो आपको कौंसिल से मिल जाएगा और इसकी कुछ कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, हर वेरी करता है हर एक कौंसिल के हिसाब से। मेरिट्स ऑफ कौंसिल्स हैं मतलब, तो थोड़ी बहुत वेरीज रहती है वो फीस के बारे में। तो वो मैं कौंसिल के बारे में नहीं बता सकता कि कितनी फ़ीस होती है, पर कुछ हज़ार एक के अंदर हो जाता है। आपने गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद में आपको अप्लाई करना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, क्योंकि उसके बिना तो आपको पासपोर्ट पे थप्पा भी नहीं लगेगा। तो वो चाहिएगा। गुड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बाद में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना है, जो भी हर एक कौंसिल ऑनलाइन, मतलब हर एक स्टेट ऑनलाइन कर देता है। तो ऑनलाइन में अप्लाई करोगे तो वही 7-8 दिन में, वर्किंग डेज में आ जाता है, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में आपने जहाँ वर्क किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा, सबसे मेन चीज़। आप जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल या कोई भी फर्म में काम कर रहे हो, तो वो फर्म का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने इतने टाइम यहाँ पर काम किया है, और बेड भी मेंशन हो तो अच्छा हो, स्पेशलिटी भी मेंशन हो तो अच्छा हो, तो आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ गया, पासपोर्ट का हो गया, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर ली, आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिल गया। फिर इसके बाद आपका डेटा फ्लो स्टार्ट होता है कि आपको डेटा फ्लो के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। डेटा फ्लो वो उसी के अंदर इंक्लूड होता है। आप डेटा फ्लो चार्ट ओपन करोगे गूगल पे तो वो ओपन हो जाएगा, और वो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपको अपलोड करना है, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। पर डेटा फ्लो में एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग क्या कि गलत भर देते हैं, तो वो लोग में भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि डेटा फ्लो आप जितना हो सके उतना अच्छे से भरे, और मतलब कहीं मिस्टेक ना हो, और अगर बाई चांस उनके हिसाब से कहीं क्वेरी भी आती है तो जल्दी से उस क्वेरी को रिजॉल्व करना। तो उसके बाद में आपका डेटा फ्लो ने अगर आपने अप्लाई कर दिया, फिर उसके डेटा फ्लो के बाद में आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लगेगा। वीज़ा मतलब 45 डेज़ के अंदर आ जाता है। ये डेटा फ्लो का प्रोसेस ही ऐसा होता है, 30 से 45 डेज़ के बीच में होता है, और वो उस टर्म पीरियड के बीच में हो ही जाता है। और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में वहाँ से आपको फॉर्म वाले कांटेक्ट करते हैं, या फिर आपको खुद को जाना पड़ता है। टिकट विकेट करवा के आपको खुद को भी जाना पड़ सकता है, और कुछ कुछ किस्मत अच्छे तो फॉर्म वाले भी आपको कांटेक्ट करेंगे। और हाँ, आपको अपडेटेड सीवी तो ले जाना है, ये सबसे मेन चीज़ मैं भूल गया। मैं नहीं भूला, मतलब थोड़ा लेट बोल दिया। आपको अपडेटेड सीवी चाहिएगी आपको कि मेरे ये प्रोफेशन है और मैंने ये किया है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास में एएलएस सर्टिफिकेट, मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट या बेसिक लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेट हो ना, तो वो अटैच कर देना। अगर वो अटैच कर दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं आपके जो ग्रोथ में है वो हेल्प करेगा। इसीलिए एएलएस और बीएलएस का सर्टिफिकेट है तो काफ़ी अच्छा है। और वैसे बीएलएस का तो होना ही चाहिए, काफ़ी सही रहता है। और तो आपका कहीं ना कहीं वहाँ सैलरी भी 4-5 हज़ार तो इंक्रीमेंट मिल ही जाएगा, अगर बीएलएस एएलएस का सर्टिफिकेट है तो वो आप ले जाने का है। और वो डेटा फ्लो में भी पूछता है एएलएस बीएलएस का सर्टिफिकेट। एएलएस का तो पूछता ही, सॉरी बीएलएस का तो पूछता ही है। एएलएस का तो अगर आप ले जाना चाहते हो तो कहीं से कर सकते हो, 2-3 महीने का कोर्स में हो जाएगा, मंथली कोर्स में भी होता है। फिर डेटा फ्लो के प्रोसेस से आप निकलोगे, सब कुछ कंप्लीट हो गया, आपका वीज़ा लग गया, आपको वहाँ बुलाया जाएगा, आप वहाँ जाओगे, आप अपना अपडेटेड सीवी ले जाओगे, सबके मतलब
मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे कि भाई मुझे प्रेफर करो, वहाँ आपका एक इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश में। आपकी इंग्लिश थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, हाई फाई इतनी खतरनाक इंग्लिश नहीं चाहिए आपको, जो कि आईएलटीएस या ओईटी की रिक्वायरमेंट की इससे बहुत कम। अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश सही है तो आप वो इंटरव्यू क्रैक कर लोगे और फिर उसके बाद में आपको हायर कर देंगे। वो हायर करेंगे और आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे। बस इतना सा है। और अगर बाय चांस आप वहाँ जाते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि यार जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती दुबई में, तो देखो जॉब तो काफ़ी है। आप में पोटेंशियल होना चाहिए वो जॉब को एक्वायर करने के लिए। आप उसके लिए पहले साबित तो करो कि नहीं आई डिज़र्व दिस। आप प्रूफ तो करना पड़ेगा ना वहाँ पर। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब के लिए। स्ट्रगल मतलब थोड़ा सा, देखो जॉब सबको मिलती है वहाँ, 4 दिन बाद मिले 5 दिन बाद मिले, पर जॉब मिलती है, पर वेट करना पड़ता है। आप ऐसा सोच लो नहीं यार 4-5 दिन में मैं हताश हो जाऊँ। देखो यार किस्मत की बात है, किसी की जाते ही मिल जाती है, किसी को 4-5 दिन लगते हैं। देर हो सकती है पर खाली हाथ नहीं आ सकता वो, तो कर सकता है। और आराम से मतलब इजीली जॉब कर वहाँ पर मिल सकती है, आप ट्राई करोगे तो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसा कि मेरे को इस फेज़ में, इस स्टेप्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है, या फिर मेरे को वहाँ जाके जॉब का थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। मैं, मेरे फ्रेंड्स हैं उनको आपसे कांटेक्ट कराऊंगा, वो थोड़ी बहुत हेल्प भी करवा देंगे आपकी। और अगर आपके इस प्रोसेस में भी कुछ मतलब इश्यू आ रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं लीगली उस लड़के से मतलब मेरे फ्रेंड से बात करवा दूँगा, और ताकि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले। देखो ये कुछ ना, ये कोई किसी के उसकी बात है कि प्रमोट कर रहा है या कुछ कर रहा है, मेरा कोई भी ऐसा नहीं है। मैं सीधी सी बात है कि ना इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ किसी ने पूछा था मुझे व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, थ्रू व्हाट process they have to go for the DHA, or if he or she want to go in other countries USA or UK, then what she or he have to do. So मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं यहाँ मेरे कमीशन या मेरे पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा कोई कमीशन वमीशन नहीं है। बस हेल्प के लिए आप मुझे बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये स्टेप में इश्यू आ रहा है या इस एग्ज़ाम में इश्यू आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँगा। अब वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, तो आपसे विदा मांगते हैं। और आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगेंगे, बस इतना सा मांगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो नीचे लाइक का बटन दिया है उस पर अपना अंगूठा दबा देना। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।